औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर 6 का जैसे कि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के बाद ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट को डीपली अंडरस्टैंड कर लिया। अब उस पर कुछ क्वेश्चन जैसे एग्जांपल सॉल्व क्वेश्चन की बजाय हम जैसे उससे रिलेटिंग जो क्वेश्चन है वो अनसॉल्व वाले क्वेश्चन किए थे कल स्टार्ट। जैसे थोड़ा सा मतलब जो उसके पार्ट हैं काफ़ी, उन पर टाइम भी लगना है। तो चलो जितना भी किया था, कोई 2 पार्ट किए थे, चलो थोड़ा सा रिपीट करके हम आगे उसका थर्ड पार्ट, क्योंकि वो पीछे वाले पार्ट फिर आगे वाले पार्ट्स के लिए थोड़े नेसेसरी भी होंगे, उनकी वैल्यूज़ वगैरह पे वहाँ पे यूज़ करनी है। तो उनको जस्ट फिर उनको भी थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, स्पीडली रिपीट कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ये पेपर में अगर आएगा तो इतना पूरा लेंथ ही नहीं आएगा, मतलब ऐसे सारे पार्ट नहीं आएंगे, फिर वो एग्जामिनर बनाते वक्त वो मतलब उसके वो अंदाज़ा लगा देगा कैसे कि जैसे कोई आगे वाला पार्ट दे देगा तो उसकी H1 H2 की वैल्यू दे देगा। अदरवाइज उसका सिर्फ पहले सेकंड पार्ट पे टाइम मतलब काफ़ी है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट इतना ही मतलब 10 मार्क्स मतलब 10 मार्क्स का होता है, ठीक। जैसे डायरेक्ट वो थर्ड या सेकंड पार्ट दे देता है, थर्ड या फोर्थ पार्ट देता है, उसके लिए फिर ऊपर वाले में से जो वैल्यूज़ यूज़ करनी है ना वो दे देगा, ठीक है। जी वेक्टर एनालिसिस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह के ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट का जैसे कि वो उससे रिलेटिंग जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने सीख लिया। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट को हमने डीपली अंडरस्टैंड कर लिया, उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एवरीथिंग। और उसके जो उनसे मेजर जो उनसे 3 वो एक्सप्रेशन ड्राइव करनी होती हैं, ग्रेडियंट ऑफ साई इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट ग्रेडियंट, उसके बाद डाइवर्जेंस, उसके बाद कर्ल, और क्या मतलब ये 4 जोन्स है ना, जैसे वहाँ पे चैप्टर 4 में हमने किए हुए ना, मतलब BSc में थोड़े बहुत ही आपने ये किए हुए हैं, 3 तो किए हुए हैं। ग्रेडियंट ऑफ साई, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, कर्ल ऑफ वेक्टर एंड लैप्लेसियन ऑफ स्केलर। तो ये हमने चैप्टर 4 में यहाँ पे और उसके फिर वो वेक्टर आइडेंटिटीज, ये वो मतलब मैंने क्यों कहा कि ये चारों जोन से एक्सप्रेशन हैं ड्राइव करना, ये अपने BSc में भी चले चारों ने 3 तो करी हुई हैं, लेकिन वो सिंपल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में चैप्टर 4 में। अब जैसे कि हम मतलब बड़े हो गए हैं, जैसे ये वाला चैप्टर सीखा ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट में, ये भी हमने उनको ड्राइव करना भी सीख लिया, उनके फार्मूला फिर याद भी रखने हैं। तो कल मतलब जैसे मतलब जब भी इसका लेक्चर हुआ कल हुआ परसों, तो वो उसके फार्मूलाज हमने ड्राइव किए थे, लिखे भी थे। तो ये क्वेश्चन में जैसे जैसे यूज होंगे फिर वो भी मतलब साथ साथ हम लिखते जाएंगे, याद वाला आपको करना है, ठीक है। अभी जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट किए भी थे, तो चले वो रिपीट चलो कर लेते हैं स्पीडली को इसमें। ये है जी U1 गिवन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्सरसाइज में अनसॉल्व में से, यानी अनसॉल्व जो क्वेश्चन है वो करते हैं, क्योंकि साल वाले या एग्जाम्पल तो जो कि हुई होती हैं, तो जब ये अगर आप कर पाएँ मतलब उसको डिस्कस कर रहे हैं सीख रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए कोई इतना इशू नहीं होता। अगर कोई इशू हो तो वो डिस्कस मतलब कर सकते हैं आप, ठीक है जी। U1 जो है वो x प्लस वाई, ठीक है, और U2 जो है वो क्या है इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एंड क्या है U3 जो है वो क्या है U3 जो है वो क्या है 2z, ठीक है। ये मतलब U1 U2 U3 की बना है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा हुआ है, ये इसका पार्ट बनाया क्वेश्चन के जोन सा, ये उसने जैसे ऊपर मेंशन भी किया ऊपर स्टेटमेंट में थोड़ा सा, कि ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये क्या है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है जी। जैसे फर्स्ट में उसने लिखा हुआ है, ठीक, यानी ये क्या है गिवन, ठीक, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, ठीक, कर्वीलिनियर, ठीक, ये ऊपर जैसे उसने लिखा है यानी या इन गिव कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, चलो इतना लिखते हैं, इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये U1 is equal to U2 U3 मतलब ये गिवन है, ठीक हो गया। अब उसने फर्स्ट पार्ट में कहा हुआ है कि इसमें x y z फाइंड करें, तो वो U1 U2 U3 की टर्म में आएगा। जैसे आप पार्ट साथ साथ लिखते जाएंगे, साथ ही उसको सॉल्व करते जाएंगे। फाइंड x y, ठीक, z इन, अब ये नहीं कि सारे यहाँ पे क्वेश्चन साथ साथ लिखते जाएंगे, साथ साथ करते जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ वो क्या ये जो उनसे कर कौन से कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट है, मतलब इन टर्म्स में फाइंड करना। लाजमी बात है ये इक्वेशन चले, इसको क्या देते हैं, इसको वैसे उसने पार्ट 1 का हमें ये कह देते हैं, क्योंकि ऊपर जरा जैसे उसको इक्वेशन नंबर हमें कहने की जरूरत पड़ेगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं,
तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे लेट जरा कर लेते हैं ना, जैसे ये चूंकि कल भी किया था, चले थोड़ा सा आगे इस पर टाइम बड़ा लगना है, क्वेश्चन का इसका पार्ट है, ये चीज़ें तो चलो बच्चों वाली है। इन दोनों को ऐड करके 2x आएगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी u1 प्लस u2 ओवर 2, ये x1 की वैल्यू ऐड करके एंड सब्ट्रैक्टिंग इधर रखते हैं एंड जैसे ये नहीं x फाइंड किया इस तरह y भी फाइंड करना है, z भी फाइंड करना है। वो आप पेज में भी ऐसे करते हैं ना, वो जैसे सिचुएशन नजर आए, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे करने में ये वाला जगह खाली है, इस वजह से चलो यू, अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो वो बन जाएगा 2 बाई y इज इक्वल टू बन जाएगा u2 क्या, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना ना, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना, नहीं सॉरी, यस 1 में 2 सब्ट्रैक्ट, 1 में 2 सब्ट्रैक्ट, 1 में 2 सब्ट्रैक्ट करना क्या आएगा u1 माइनस u2 ओवर 2, ठीक है। एंड ठीक है, अब इस तरह से फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब तीनों फाइंड करना है ना, z इज इक्वल टू बन जाएगा u2 ओवर 3, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे कि डायरेक्ट ऐसे की बनाओगे x, मतलब ये नहीं कि वैल्यू ये नहीं होगी, मतलब डायरेक्ट x की वैल्यू कोई जो भी होगी u1 u2 u3 में, तीनों भी उसमें हो सकते हैं। इस तरह y में भी u1 u2 u3 मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, जो भी sin u1 u2 u ऐसे करके लिखा। मतलब क्या, कुछ जैसे सेकंड क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट ऐसे x y z गिवन है, तो जैसे इसमें डायरेक्ट x y z गिवन नहीं था, ऐसे u1 u2 u3 गिवन था, तो इस वजह से उसने ये क्वेश्चन, जैसे अगर वो डायरेक्ट ये गिवन होते ना फिर उसने ये नहीं कहना, क्योंकि हमें इसी को लेके आगे चलना होता है, यानी आगे जो भी फाइंड करना है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, जो भी आगे क्वेश्चन होंगे वो जैसे कहेगा स्केल फैक्टर फाइंड करें, ठीक है। तो ये x y z u1 u2 u3 टर्म्स में गिवन होना चाहिए था, मतलब होना होता है बेसिकली, मतलब हमारे पास होना चाहिए। अब जैसे डायरेक्ट गिवन नहीं था, इस वजह से उसमें ये क्वेश्चन एक ये वाला पार्ट भी बोला है कि ये फाइंड करेंगे x y z, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में जो उसने फाइंड करने को, यानी अब जैसे फर्स्ट पार्ट में कहा सिर्फ कहा होता तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन हम उसमें देखें ना, ये तो नहीं कि ये बेस लेवल पे, तो ये तो नहीं उसकी कोई क्वेश्चन दे रहा, मतलब ये चल, लेकिन ये अगर ऐसे होता तो फिर उसमें ये अगर ना भी कहा, लेट्स ये हम भी बात करें, अगर ये गिवन होते, ये वाला उसने ना भी कहा होता, जैसे जैसे डायरेक्ट सेकंड पार्ट भी लिखे थे पेपर में, तो उसमें ये हमें फाइंड करने पड़े, मतलब जैसे x y z हमारे पास हो तो देन हम आगे वो कौन सा ये कभी नहीं कोऑर्डिनेट में वो सिस्टम को पे वर्किंग कर सकते हैं। यस सर, अच्छा नहीं, मतलब एक्स यानी फर्स्ट पार्ट में चले तो एक किस्म का एडजस्ट उसने चले, एक तो ये होगा कि चले आपका एग्जाम मतलब ये नहीं आपको करना क्या रिपीट करा दिया है, लेकिन अगर या क्वेश्चन बीच में नहीं भी होता, क्वेश्चन सेकंड पार्ट सिर्फ होता तो उसमें ये हमें चाहिए थे। अब जैसे फर्स्ट पार्ट बीच में गिवन नहीं भी होता उसको फिर फर्स्ट पार्ट नहीं कंसीडर करते, सेकंड पार्ट करने के लिए ये हमें मटेरियल चाहिए होता एक्स वाई जेड, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या ये शो दैट द सिस्टम इन इज ऑर्थोगोनल। अब जैसे सेकंड पार्ट में उसने कहा हुआ है क्या प्रूव करना है, शो करें, देखिए ना सिस्टम तो ये है ना कि ये जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में जैसे एक्स वाई जेड की बने, क्या करना है, शो दैट है कौन सा जो गिवन सिस्टम है, जो भी मतलब है तो है ना कर्वीलिनियर, गिवन सिस्टम इज साथ साथ क्वेश्चन भी लिखे जाते हैं पार्ट्स में, गिवन सिस्टम इज क्या है जी ऑर्थोगोनल। देखना अच्छा वो जो होता है ना, मतलब जैसे जनरल में तो हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सीखे, फिर ऑर्थोगोनल का भी सीख लिया, फिर जैसे क्वेश्चन होगा ना ऐसे कर्वीलिनियर, फिर वो जैसे वो क्या है तो ये ऑर्थोगोनल में, लेकिन अब हमें से पूछ रहा है कि वो बताएंगे ये कर प्रूव करें कि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो इस वजह से ऊपर उसने ऑर्थोगोनल का वर्ड नहीं यूज किया, बस उसने कहा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में ये सिस्टम में ये वैल्यूज है, ठीक है। तो देन ये प्रूव करें, ठीक है, कि या तो जैसे फ्लड से कि कोई ऐसा होता कि वो ऑर्थोगोनल ना होता फिर वो कह सकता था चेक करें ऑर्थोगोनल है या नहीं है। अभी जैसे उन्होंने कहा प्रूव करें, ठीक, उसके लिए जैसे क्या एक्स वाई जेड अगर ना भी कहा तो मैं फाइंड करना है, जैसे ये प्रूव करना या चेक करना ऑर्थोगोनल शो दैट द गिवन सिस्टम इज ऑर्थोगोनल एंड राइट हैंडेड का हुआ है कि लेफ्ट हैंडेड का हुआ है, लेफ्ट हैंडेड। अब ये सिर्फ ये सेकंड पार्ट याद आता है ना, तो ये पहले फाइंड करना लेफ्ट हैंडेड। तो सर आगे भी उसने कहा हुआ है कि कम आगे वो सर स्केल फैक्टर्स कौन से होते हैं वो भी फाइंड करने के लिए उसने कहा हुआ है, कंप्यूट द स्केल फैक्टर्स। हाँ कंप्यूटर द स्केल फैक्टर, चले आप जैसे साथ ये भी कहा, मैंने भी पहले बोला ना कि जैसे अब आगे क्वेश्चन में वो जैसे कहेगा स्केल फैक्टर फाइंड, साथ ये भी कहा हुआ है फाइंड आल्सो फाइंड, ठीक, आल्सो फाइंड स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर क्या होते हैं वो h1 h2 h3, जैसे अगर जैसे मतलब ना कहा हो तो तब भी मैं h1 h2 h2 फाइंड मतलब वो
करने पड़ते हैं, जैसे वो कौन सा ऑर्थोगोनल और दूसरा राइट हैंडेड प्रूव करने के लिए। लेकिन एक अलग से उसने कहा हुआ कि स्केल फैक्टर फाइंड करें तो वो अलग से उनकी वैल्यूज वैसे भी लिख देंगे, ठीक है। वैसे अगर ये नहीं भी लिख रहा हो ना साहब, वो हमें स्केल फैक्टर तो फाइंड करने ही करने हैं, वो E1 E2 फाइंड करने के लिए। अभी जैसे सिर्फ इतना ही है ना कि वो प्रूव करें ऑर्थोगोनल है, तो तब भी हमें वो स्केल फैक्टर फाइंड करना, लेकिन अलग से जैसे उसने सारा लिख दिया वो, क्योंकि आगे वाले पार्ट्स में भी जरूरत होती है H1 H2 3 की। जैसे मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट लोग इस तरह ग्रेडियंट डाइवर्जेंस फाइंड करने को गए तो H1 H2 की वैल्यू बता देगा। ऊपर वाले पार्ट फिर इतना लेंथी तो नहीं क्वेश्चन पेपर में आता, ठीक है जी। अब जैसे ये प्रूव करने का ऑर्थोगोनल है, तो जैसे बोला कि एक्स वाई जेड हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट नहीं भी था, जैसे वो होता तो हमें फाइंड, चला अब हमारे पास एक्स वाई जेड है फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट करने के लिए अब हमें चाहिए आर, ठीक है। अब आर जनरल में क्या होता है एक्स आई, ठीक है। मतलब जैसे ये देखें किसी दुनिया में भी ये होता है आर जनरल में, ठीक है। इन जनरल ये आर ये होता है, ठीक, जेड के। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू मतलब वहां पे, ठीक है, यहाँ पे हमने पुट करनी। एग्जामिनर ऐसे भी मतलब डायरेक्ट कह सकता है, ऐसे मतलब ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये सिलेबस वगैरह के लिए बुक्स जैसे ये चले फेमस है, और एक है वो शाम सीरीज की, उसका सभी गलिस्ता का भी नाम है, कहीं और से भी आ जाए। जैसे अब देखें ना यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिखा ही ना हो, ऐसे यहाँ पे यू वगैरह लिखा हो, तो इसका मतलब उसने डायरेक्ट ये दे दिया। यस सर। जो हमें वहां से मतलब वो फाइंड करके यहाँ पे पुट कर वो डायरेक्ट ऐसे और दे दे, मतलब जिसमें U1 U2 U3 नजर आ रहा, तो एक किस्म का कुछ काम उसने खुद ही कर दिया। यानी आर कोई लेके हमें आगे उस पर वर्किंग करनी है, ठीक है जी। जो उनसे अब एक्स हमारे पास क्या है, मतलब उसकी मतलब वैल्यू क्या है, मतलब क्वेश्चन में खुद से वो दे दे, मतलब उसमें एक्स जो है वो भी U1 U2 U3 में नजर आना चाहिए न, तीनों वो तो और अच्छा है, मतलब वो अब उसकी मर्जी, तीनों में से दो देता है, एक देता है, तीनों देता है, ठीक है। तो चल अब यहाँ पे क्या है जी, एक्स क्या है जी U1। ये नहीं फिर सोचना कि यहाँ पे मतलब एक्स में यही होंगे, ये मतलब अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, एक्स की जगह उसने लिखा था साइन यू क्यूब U1 क्यूब, आगे मल्टीप्लाई हो रहा था जी टेन यू स्क्वायर टेन U2, ठीक है। आगे ऐसे ब्रैकेट खत्म क्लोज करके, या शुरू में लिखा था U5 U3 ऐसे करके, मतलब एक्स की जगह उसमें U1 U2 3 एक किस्म का होना, जैसे यहाँ पे तीनों में से दो है, डजंट मैटर दो है तीन है, ये तो अब उसकी मर्जी है। वही की जगह क्या है हमारे पास U1 - U2/2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो उनसे होते हैं ना आई जे के यूनिट वेक्टर होते हैं, तो मतलब केयर करनी चाहिए डालते वक्त, लेकिन पेपर में वो एग्जामिनर की मर्जी है, वैसे इस वजह से भी थोड़े से नंबर काट ले, लेकिन ये इतनी छोटी छोटी मतलब जैसे कहते हैं बड़े शहर में छोटी चीजें होती रहती है। चले ये क्या बन जाएगा Z/2 आ गया U3/2 U3/2 U3/2। अब इसमें ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है, साथ जाएगा फिर। अब हमें ये आर मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट इस तरह आर की वर्ड हो तो फिर एक किस्म का कह सकते हैं पीछे वाली वर्किंग, मतलब वो एक किस्म का कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन उसने मतलब छोटा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना है फाइंड, क्या करना है, वो ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए और वो राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड प्रूव करने के लिए हमें जो से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के, वो स्ट्रेट लाइन होती है। यानी आज कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट और ये रेक्टेंगुलर के साथ ही कंपेयर करके हम जैसे थोड़े जैसे बड़े हो गए इस क्लास में आए तो हमने भी कर्वीलिनियर सीखा, वहां पे इस तरह स्ट्रेट लाइन होती थी, वो मतलब वो लाइनें हैं, उनके अलोंग टेंजेंट भी वो खुद ही लाइनें हैं। जब स्ट्रेट लाइन होती है ना उसके साथ टेंजेंट भी वो लाइन खुद होती है। जब कोई वो स्ट्रेट लाइन होती है, कर्व होती है ना, उसका टेंजेंट हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है। लिहाजा वो तीनों जो कर्व थी ना U1 कर्व U2 कर्व U3 कर्व, वो लाइनें नहीं है, वो क्या है ऐसे कोई कर्व है होती हैं। लिहाजा उनके हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट जो है ना वो वेक्टर हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा, उनके अलोंग टेंजेंट यूनिट वेक्टर को E1 E2 E3 हमने बोला हुआ है वो फाइंड करना है। अब वो ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए और दूसरा राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड प्रूव करने के लिए। अब E1 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यू की ये इसमें बोला कि आपको आर हमारे पास होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, वो E1 E2 E3 फाइंड करना हमारा टारगेट है, ठीक है। जिसके लिए क्या करेंगे, आर की U1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन पार्शियली, अब ये आर्ग्यूमेंट है ना, ठीक, या जैसे हमने थोड़ा वो क्रिएट किया, ठीक, बोलो मैं इसी पे आगे वर्किंग करनी है हमने, तो इसकी U1 की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन ये बन जाएगा 1/2i प्लस 1/2j, ठीक है। करोगे अब ये वो चूंकि इसमें तो U1 है ही नहीं, वो जीरो हो गया, ठीक। अब इसका फिर मैग्नीट्यूड करना है, इसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड जो इस तरह U1 कर्व की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन होती है ना,
इसके मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, मतलब इन तीनों के अलांग ये आया ना, ये वाला, ये जो आया u1 कर्व के अलांग टेंजेंट वेक्टर आया है, ये जो आया है u1 कर्व के अलांग टेंजेंट वेक्टर आया है। ठीक, अब ये उस टेंजेंट वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो इसको स्केल फैक्टर कहते हैं, मतलब वो स्केल फैक्टर्स, फिर मतलब तीनों वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड होते हैं उनको स्केल फैक्टर्स कहते हैं। उसको फिर ऑथर आसानी के लिए इस तरह से शॉर्ट सा नाम देते हैं h1 h2 h3। ठीक है, मतलब ये मैग्नीट्यूड को इस तरह, मतलब ये स्केल फैक्टर u1 वाला है, फिर u2 वाला भी निकालना, u3 वाला भी निकालना। ठीक है, चले अब ये स्केल फैक्टर की वजह से नहीं कर रहे, अभी ये E1 ये चले एक अलग से फाइंड हो गया, एक अलग वाला, लेकिन हमें E1 फाइंड करने के लिए, जैसे लाइट मेरा कहना मतलब कि जैसे उसने साथ बोला ना स्केल फैक्टर फाइंड करें, ना भी कहा होता तो ये हमें फाइंड करना था, वो E1 फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2 का स्केयर प्लस 1/2 का स्केयर का रूट, क्या आंसर आएगा 4, 1/2 का रूट आएगा, ऐसे ही इधर ले लेते, इधर 1/2 का रूट, यही आएगा, सही है। ये अगर 1/2 यस सर। नीचे 4 है, वो कैंसिल हो गया, चलो ये अब h1 आ गया। अब हमें फाइंड करना है E1। अब E1 होता है मतलब देखो ना वो कर्वी लीनियर का, अब आपको पता चला, मैं थोड़ा सा इधर डायग्राम वैसे बना लेता हूँ, ठीक, जैसे ये कर्व है ना, ये कर्व है ऐसे, तीन ये कर्व है। ठीक है, अब ये u1 कर्व के साथ टेंजेंट, ये u2 कर्व के साथ टेंजेंट, ये u3 कर्व के साथ टेंजेंट, इन कर्व के साथ टेंजेंट, ये वेक्टर है u1 वाले के साथ, फिर उसका यूनिट निकालना है, जैसे कि ना ये जैसे x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस होते हैं ऐसे, उसमें वही लाइनें होती हैं, वही उनके टेंजेंट होते हैं। और कोई भी पॉइंट लेते हैं, देखें ये पॉइंट, इसके ऊपर टेंजेंट लाजमी बात है यही आएगा, कहीं भी पॉइंट लेते हैं उसके ऊपर टेंजेंट वही आएगा, और जैसे ये y एक्सिस इसके ऊपर टेंजेंट इसके साथ ही आएगा। वो जब कर्व ऐसे ऐसे करके होगी ना, ऐसे 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 होगी, उसके हर के पॉइंट के ऊपर टेंजेंट अलग से बनेगा। टेंजेंट का मतलब होता है ना उसके साथ टचिंग लाइन। होगी बात क्लियर? यस क्लियर हो गई? हो रहा है क्लियर? जी सर। चले अब वो अब जैसे ये कर्व है ना u1 u2, जैसे u1 है u2 है u3 है, अब इनके साथ ये जो डेरिवेशन करिए ना फर्स्ट ईयर u1 वाले के अलावा की रेस्पेक्ट से, वो u1 वाली के साथ टेंजेंट वेक्टर है। फिर जैसे अब बात हम कर रहे थे x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, उसमें वो वेक्टर, लेकिन हमें बस यूनिट वेक्टर से काम चलाते होते हैं। ये वाली मतलब ये पूरी लाइन उसका वेक्टर है, मतलब उसके साथ वही लाइन जो है वो पूरा उस लाइन का मतलब उस एक्स एक्सिस का टेंजेंट वेक्टर है, यानी एक्स एक्सिस खुद जो है मतलब वो अपने साथ है क्या टेंजेंट वेक्टर है, लेकिन हमें फिर यूनिट वेक्टर से आगे मतलब हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, यानी उसका छोटा सा टुकड़ा, दादा भी u1 कर्व के अलांग वेक्टर है ये वाला, अब हमें क्या क्या चाहिए उसके अलांग यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का तो पता है क्या, ऊपर वो वाला वेक्टर लिखते हैं, नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, ये यूनिट वेक्टर की ये डेफिनेशन है। ऊपर वेक्टर जैसे ए यूनिट वेक्टर निकालना हो, ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर ऊपर, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, ये तो अपने सीखा इसमें कितना शुरू। तो अब ये ऊपर वो वाला वेक्टर आ जाएगा, u1 कर्व के अलोंग टेंजेंट वेक्टर, u1 कर्व के अलोंग टेंजेंट वेक्टर, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, अब वो चाहे h1 लिखें चाहे ये लिखें, वो तो चले जैसे मैथमेटिशियन ने बोला है कि उसको h1 से डिनोट कर सकते हैं, यहाँ अब आपके पास ऑप्शन है ऐसे लिखना है, वो है h1। अब इसका इधर यहाँ से लिख लेते हैं, थोड़ी सी ऐसी जगह टाइम बचाते हैं। ऊपर क्या आएगा 1/2, ठीक, वो क्या था ऐसे, ये आएगा 1/2, ठीक, i प्लस आई 1/2 j 1/2 j, और नीचे क्या है 1/2 का रूट। तो ये 2 का रूट, वो 2 के रूट आपस में एलसीएम आएगा ना उसका, उसको आप एलसीएम में भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ये आएगा 2, ऊपर आएगा i प्लस j, वो तो ये आंसर आएगा। E1 का मैं जस्ट यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, E1 इज इक्वल टू वो ये 2 का रूट आपस में डिवाइड होके वहां पे 2 का रूट बन जाएगा। बात होगी क्लियर? ये तो सिंपलीफिकेशन है, इसमें कुछ नहीं। जी सर। अब जैसे E1 निकाला है ना, सेम इसी तरह से E2 निकालना है, E3 निकालना है। फिर ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, मतलब हर दो से, मतलब जैसे i डॉट j 0 फिर k डॉट j 0, मतलब वो कम से कम दो पेयर्स को लाजमी करके दिखाना होता है। फिर उसमें दो पेयर इस वजह से करना जरूरी होता है ना, जैसे फल के आपस में ऑर्थोगोनल है, मतलब ऑर्थोगोनल में तो होता है राइट एंगल पे,
जैसे फर्स्ट किया ये आई है ये है, चलो के का पता होता तो ऐसे फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये प्रूव हो जाएगा इनमें राइट एंगल है। लेकिन जैसे के वाले को नहीं चेक फॉर एग्जाम्पल, अभी तो वैसे पता है ना कि के को उसके साथ डॉट करके 0 आना है, लेकिन वैसे बात करें जैसे यहाँ पे E1 E2 E3, तो अब इन दोनों को करके नहीं ऐसे कह देना कि ये वो ऑर्थोगोनल है, तीसरे को भी इसको भी फिर किसी एक के साथ लाजमी चेक करना होगा। ठीक, तो अभी ये जैसे E1 निकाला, अभी E2 निकालना, अब E2 के लिए क्या है, इधर ना जगह बना रहे थोड़ा सा ताकि कम से कम कोई एक आध पार्ट जो है ना वो रेस से पहले हो जाए। ठीक, इधर जगह जैसे है थोड़ी सी। ठीक, नाउ अब ये डायग्राम रेस कर देता हूँ क्योंकि इससे तो आप फैमिलियर है ना, मतलब एरियस में जस्ट वो आपको थोड़ी सी डायग्राम शो कराई। ठीक है, नाउ जैसे U1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करिए, अब हम क्या करेंगे, R की U2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, R की U2 की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन वो बन जाएगी 1/2I माइनस 1/2J। ठीक हो गया। अब H2 निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड, वो बन जाएगा R की U2 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन का मैग्नीट्यूड, वही आएगा 1/2 का रूट का, वो माइनस खत्म हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा माइनस 1/2 का स्क्वायर का रूट, माइनस में खत्म हो, वही आंसर आएगा ना 1/2 का रूट, ये आ गया। सर ठीक है, अब चलो 9, ठीक, चलो बार बार 9 नहीं, बीच में थोड़ा गैप डाल के यहाँ पे आएगा E2, E2 क्या आएगा रफली, मतलब ऐसे वर्बली करके आंसर लिखना लिख सकते हैं, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे वही आंसर आएगा, सिर्फ बीच में माइनस आएगा, वो 2 का वहां पे वर्किंग एक जैसे सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है। मतलब इस लेवल पे कुछ स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये नहीं आपने भरी होना कि आप नंबर कटेंगे, मतलब ये नहीं कि वहां पे आप अपने डिवाइड करना शुरू उनको शो कराना है। ठीक है, तो माइंड में कर लिया तो ये नहीं कि नंबर उसने काटने, चले ये E2 फाइंड कर लिया, अब E3 करते हैं एंड E3 इधर ही कर रहे हैं, इधर थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि जरा ज्यादा काम हो जाए, मतलब एक वो रेज करने से पहले। ठीक जी, नो जो है R की U3 के रिस्पेक्ट डेरिवेशन, देखिए उसमें R तो नजर आ रहा है कि वो उसमें वो उसमें U3 है ही नहीं, इसमें U3 नहीं है, सिर्फ वो लास्ट वाला आएगा 1/2K। ठीक है, अब जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, अच्छा जो सा होता है ना वो सिंगल टर्म्स वेक्टर होता है, यानी सिर्फ I वाला J वाला K वाला, उसका मैग्नीट्यूड वही होता है जो वहां पे लिखा हो। ठीक है, वो कर भी सकते हैं 1/2 का स्क्वायर का रूट 1/2 ही आएगा। जब इसका H3 फाइंड करेंगे ना, तो इसके जब मैग्नीट्यूड होगा वो जो वहां पे लिखा हुआ है उसके जो कोएफिशिएंट है वही उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो ये बन जाएगा 1/2 के रूट का स्क्वायर, 1/2 के स्क्वायर का रूट तो क्या आएगा 1/2। अब E3 उधर कर लेते हैं, थोड़ी इतनी बिल्कुल जगह नहीं यहाँ, अब एंड E3, नाउ E3 देखें, E3 बन जाएगा क्या आएगा, R की U3 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन पार्शियली डेरिवेशन, नीचे क्या आएगा उसका मैग्नीट्यूड H3 लिख दें, या वो मैग्नीट्यूड लिख दें, मतलब है, तो इधर आंसर लिख लेते हैं इज इक्वल टू क्या है जी 1/2K, नीचे क्या है जी 1/2K, वो कैंसिल हो गए, K आंसर आएगा इसका। ठीक है जी, अब अप्रूव करना है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल ये जो उनका कोई लीनियर कोऑर्डिनेट होता है, और ऑर्थोगोनल कब होता है, और वही जैसे दूसरा जो हमारा रेक्टेंगुलर वाला हुई है वो एक किस्म का ऑर्थोगोनल होता है। ठीक है, और ये जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट वाला है ये ऐसा सिस्टम है, आगे हमने और बड़े सिस्टम सीखने हैं, मतलब आपके सिलेबस में तो जस्ट इतने हैं, वो स्फेरिकल सिलेंड्रिकल और काफी सारे होते हैं, जैसे अब आपके तो सिलेबस में नहीं है, मतलब जैसे वो यूईटी वाले काफी करते हैं जी, ओब्लेट सिस्टम, एलेपोजाइड सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस तरह काफी सारे होते हैं। ठीक है, कोई तकरीबन 8-9 होते हैं। ठीक है, जिनसे मतलब आपको तो खैर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल से वास्ता होगा। चले आपने एक तो पहले सीखा ना जो मतलब छोटी क्लासेस में, चले BSc में FSc में भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से थोड़ा सा जंप, मतलब आप बड़े हुए तो आप अपने सिलेंड्रिकल ये सीखे कर्वीलिनियर। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा है, इससे वापस वाला ओरिजिनल वाला भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे अब आगे करेंगे ना देखेंगे आप, इस ये क्या समझे की सिस्टम है, इसकी हेल्प से वो ओरिजिनल वाला भी हम बना सकते हैं, इसी की हेल्प से हम वो आगे स्फेरिकल वाला भी बनाएंगे, फिर सिलेंड्रिकल वाला भी बनाएंगे, फिर वो लेपोजाइड वाला जो भी, लेकिन अभी तो खैर आपके मतलब बेसिकली अब आपको रेक्टेंगुलर के बाद ये के बाद फिर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। अच्छा, तो ये अब हमारा क्या, अच्छा बात हम क्या कर रहे थे कि अब वो जौन सी बात कर रहे थे कि ये जौन सा है जो रेक्टेंगुलर वाला होता है वो भी ऑर्थोगोनल होता है। वो कहते हैं ऑर्थोगोनल से मतलब होता है कि वो जो सिस्टम है उसकी जो लाइनें हैं, जो टेंजेंट हैं, वो आपस में राइट एंगल पे हो, तीनों देखे उसमें राइट एंगल पे हैं।
ठीक है। तो लिहाजा ये अब कर्वीलिनियर था जो क्वेश्चन था, उसको ऑर्थोगोनल प्रूव करने हैं। लिहाजा उनके वो कर्व्स के नाम हमने टेंजेंट वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिए। अब उन दोनों का जैसे डॉट प्रोडक्ट वहाँ पे वो जो उनसे रेक्टेंगुलर ऑर्थोगोनल इस तरह से इस वजह से होता है ना कि ऑर्थोगोनल की ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर वो आई जे के वाले ऑर्थोगोनल के यूनिट वेक्टर के वो वेक्टर हैं, तो आई डॉट ए, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इसी वजह से वन आता है कि वो आपस में तीनों राइट एंगल पे होते हैं। तो अब इसको राइट एंगल पे प्रूव करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, E1 डॉट E1 सेम में डॉट प्रोडक्ट जब जीरो आते हैं, सॉरी सेम में डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 1 के इक्वल आता है, और डिफरेंट में डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है। ठीक, सेम में डॉट प्रोडक्ट क्या है 1 के इक्वल, और डिफरेंट में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 के इक्वल होता है, और ये ऑर्थोगोनल में होता है। ठीक है, बाकी वैसे अगर आपको कहे कि उसकी प्रॉपर्टीज लिखे थे वो साथ वो डिफरेंट की कभी आप थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल सेम में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। अच्छा मैं जरा चेक करूं जी। अच्छा अब देखें E1 डॉट E1। अच्छा ये जो सा इसमें डॉट का कॉन्सेप्ट वैसे ही है, ये जो से ना E1 E2 यानी अब ये जो सा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट ऑर्थोगोनल, जैसे वो आई की प्रॉपर्टीज होती है ना सेम को डॉट करके, ये यहाँ पे भी वही है। और जब ये सेम को डॉट करके क्या आना चाहिए, सेम को डॉट करके क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, शायद उल्ट हुआ है बात, नहीं सॉरी, सेम को डॉट करके 1, अगर ये जुबान लड़खड़ाई है या अगर उल्ट हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेम को डॉट करके 1 और डिफरेंट को डॉट करके 0, सेम को डॉट करके 1 और डिफरेंट को डॉट करके 0, यानी जैसे आई जे वाला है। जी जी, ये वीडियो बताएं, क्लियर हुआ जी सर। मतलब जैसे वहां पे होता है ना आई डॉट आई जैसे 1 के इक्वल होता है, और जे डॉट जे 1 के होता है, के इक्वल होता है, और इस तरह के, यानी सेम को डॉट करके 1 और डिफरेंट को डॉट करके 0। तो जो सा यहाँ पे है ना ये ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए जो ज्यादा मतलब स्टैंडर्ड है वो ये है कि 2 डिफरेंट को डॉट करके 0 आ जाए, लेकिन फिर वो जैसे बोला कि सिर्फ 2 से एक पेयर से नहीं हमें प्रूव हो जाएगा, बाकी दूसरे पेयर को भी, या तो तीनों पेयर को तो चेक करें या कम से कम 2 पेयर को चेक करें। आप देखिए, तो इन दोनों को डॉट करें, वो क्या है 1/2, वो क्या लिखा हुआ है आई, नीचे 2 का रूट आई प्लस जे, वहां पे आंसर देखें आपके पास लिखे हुए हैं। ठीक है, और डॉट क्या है जी, यहाँ पे आएगा डॉट, ये कौन सा E1 का आंसर, अब E2 का आंसर यहाँ पे माइनस है, ये फर्क है। ये अब ये नहीं कि याद किए हैं, वहां पे हर क्वेश्चन के अपने आएंगे, हर क्वेश्चन के अपने आएंगे। तो देखें नीचे क्या आएगा 2 का 2 के रूट 2 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 1 - 1 आई डॉट आई जैसे 1। ठीक हो गया, तो मतलब वो जे डॉट जे 1 हो गया, तो ये 0 तो 0 आंसर आ गया। देखिए 2 डिफरेंट को डॉट किया 0 आ गया। इससे भी हमें क्या क्या पता चला है, अभी हम ये कह सकते हैं कि E1 और E2 आपस में राइट एंगल पे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि E3 इनके साथ राइट एंगल पे है ये नहीं है, मतलब लेकिन उस बात को भी हमें बेसिकली प्रूव करना है, सिर्फ इतना नहीं छोड़ देना। आप क्या जी E2 E3 को कर लेते हैं 2 के साथ, बस 2 पेयर को कर देना काफी है, टाइम हो तो तीसरे पेयर को करें जी। E2 जोन से है, E2 जोन से है वो क्या है I माइनस जे, और नीचे क्या है 2 का रूट, और ये कितना है जस्ट k है, ऐसी ये जस्ट k है। ठीक है, तो ये देखें अब इसमें चूंकि वो k है ही नहीं, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 है, क्योंकि I वाला उधर है ही नहीं, उधर j वाला है ही नहीं, और उधर k वाला नहीं है, क्योंकि सेम को डॉट करना होता है, डिफरेंट के साथ डॉट करके वो 0 आ जाता है। तो अब E2 को E3 के साथ करके 0 आ गया, तो इस तरह तीसरे के साथ भी करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, वो तो नजर आ रहा है उस तरह से। अगर वैसे बताया कि जस्ट 2 पेयर कर देना सफिशिएंट होता है, जस्ट 2 पेयर, लेकिन अगर तीसरा भी करना चाहें वो मैं करता हूँ, E2 क्रॉस डॉट E1, ये कितना है k, इसकी वैल्यू क्या है k हमने फाइंड की, और इसकी वैल्यू क्या है E1 की वैल्यू क्या है I प्लस जे और क्या है 2 का रूट। अब देखा ना डॉट करना है, डॉट के लिए कॉन्सेप्ट सब वही ना पुराना, जैसे छोटी क्लास में सीखा हुआ कि यहाँ FSC में सीखा था आपने, जैसे वहां पे k है ही नहीं तो कि वहां पे 0 खत्म हो गया, यहाँ पे I है नहीं, I वो 0, इस तरह से सारा 0 आंसर। ठीक है, यहाँ जब ये हो गया मतलब 2 का भी चलेगा, चल तीसरा भी कर दिया, प्रूव हो गया जो सा सिस्टम है, मतलब जो कर्वीलिनियर सिस्टम था जो गिवन था इज ऑर्थोगोनल। जी सर। अब राइट हैंडेड प्रूव करना है, दो वर्ड होते हैं सर लेफ्ट हैंडेड ऑर्थोगोनल प्रूव कर दिया, लेकिन ना बताया गया ऑर्थोगोनल में कॉन्सेप्ट क्या है, 2 डिफरेंट को डॉट करके 0 आए,
लेकिन इसी में कॉन्सेप्ट होता है कि सेम को डॉट करके 1 आए, सेम को डॉट करके 1 आए, डिफरेंट की को डॉट करके 0 आए, मतलब डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 आए और सेम का डॉट प्रोडक्ट क्या है 1 आए। लेकिन बहरहाल ऑर्थोगोनल प्रूव करने के लिए सफिशिएंट होता है कि डिफरेंट को डॉट प्रोडक्ट करके 0, लेकिन उसमें भी एटलीस्ट 2 पेयर जो है ना वो नेसेसरी हैं। अगर तीसरा पेयर भी कर दें तो वो चलिए एडिशनल है। अब पेयर समझे ना, जैसे E1 को E2 के साथ किया, ये एक पेयर हमने चेक किया, पहले ये आपस में राइट एंगल पे। अब देखिए ना, जैसे मैंने आपको ऐसे डायग्राम से दिखाया है, जैसे ही प्रूव हो गया कि ये दोनों राइट एंगल पे हैं, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, प्रूव हो गया कि ये राइट। लेकिन तीसरे के साथ अगर चेक ना करें तो क्या पता उनका उसके साथ राइट एंगल ना हो, क्या पता उसके साथ राइट एंगल ना हो, उसको भी हमें शो कराना है, उनको हमें मतलब हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये भी उनके साथ राइट एंगल है। वो कैसे? अब जैसे E3 हो गया, ये E3 को E2 के साथ करें करके दिखा दिया, उसका भी 0 आ गया, मतलब ये राइट एंगल पे है। ये फिर जब इसके साथ राइट एंगल पे होगा उसके साथ ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि वो एक प्लेन में है। इसलिए मैंने बोला कि 2 पेयर का करना नेसेसरी होता है, तीसरा पेयर अगर कर दे तो ठीक है, उसका इतना मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन वहां से प्रूव हो जाता है जब ये वाला उसके साथ फॉर एग्जाम्पल ये वाला अगर इसके साथ राइट एंगल पे नहीं है तो ये उसके साथ भी राइट एंगल पे नहीं है। जब ये उसके साथ राइट एंगल पे है तो जमीन पे जितनी भी लाइनें होंगी ये उनके साथ राइट एंगल पे होगा। तो वो एक किस्म की लाइनें ही है ना, वो टेंजेंट यूनिट वेक्टर, मतलब लाइनों के टुकड़े। ठीक है जी, अब हमें प्रूव करना है। अच्छा हो गया, ऑर्थोगोनल का हो गया, क्लियर हो गया भैया। अब हमें प्रूव करना है राइट हैंडेड, 2 वर्ड होते हैं, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड। इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंडेड, सर लेफ्ट हैंडेड बोला हुआ है। अब मैं वही बता रहा हूँ, 2 वर्ड होते हैं लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड। अब इस क्वेश्चन में जैसे लेफ्ट हैंडेड, अब वो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड का क्या कॉन्सेप्ट है? वही जो हमने E1 E2 E3 फाइंड किए हैं, जैसे दोनों को वो जी डॉट से में पता चल गया ना कि वो 0 अगर आ जाए 2 पेयर्स, क्या तीसरे का भी चले डेफिनेटली आना है, वो अगर ऑर्थोगोनल हुआ तो वो प्रूव हो जाता है ऑर्थोगोनल है। तो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड क्या कॉन्सेप्ट है? वही जो E1 E2 E3 फाइंड किए होंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे के साथ, ठीक है ना, मतलब जैसे E1 क्रॉस E2, जैसे वेक्टरों का क्रॉस करते हैं, डिफरेंट वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है तीसरे की इक्वल आना होता है। पहली बात तो ये है, ठीक है। हो गया। तीसरे 2 वेक्टरों का जो क्रॉस है, जैसे E1 क्रॉस E2 जो है वो E3 की इक्वल आना चाहिए। लेकिन कैसे आंसर आ सकता है? माइनस E3 की इक्वल भी आ सकता है और प्लस E3 की इक्वल भी आ सकता है। मतलब जैसे E1 को E2 के साथ क्रॉस करेंगे तो आंसर 2 पॉसिबिलिटीज है, या माइनस E3 आ जाए या प्लस E3 आ जाए। अगर प्लस E3 आ जाए तो वो क्या है जी, क्या है जी, राइट हैंडेड है। अगर माइनस E3 आ जाए तो लेफ्ट हैंडेड है। और ये तीनों में कॉन्सेप्ट, मतलब E1 को E2 के साथ करके तीसरा आना चाहिए, फिर E2 को E3 के साथ करके पहला आना चाहिए, फिर E3 को E1 के साथ करके दूसरा आना चाहिए। लेकिन माइनस प्लस वही कॉन्सेप्ट है, वो तीसरा आए जो छोड़ा हुआ है। माइनस वाला साथ अगर आए तो वो क्या है लेफ्ट हैंडेड, अगर प्लस वाला आए तो राइट हैंडेड। क्लियर होगी बात? जी 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 बताएं, हो गया क्लियर? मीटिंग एंड होने वाली है।
अजान हो रही थी। अच्छा हो गया बिरिया, क्लियर हो गया जी? बिरिया बताएं, जी सर, हो गया ना क्लियर? सर क्लियर। देखें ये क्रॉस जी। करके वो -3 टू अगर आ गया तो लेकिन लेफ्ट हैंड मुकम्मल ये नहीं, मतलब वो कम से कम 2 पेयर करने हैं लाजमी। नहीं बस में सही, मतलब प्लस इक्वल माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। नहीं बता रहा हूँ, प्लस में अगर आता ना, प्लस में आता तो फिर हम कहते हैं ये राइट हैंडेड है, फिर वो तीनों के साथ प्लस आता। मतलब जैसे जो 2 पकड़े हैं, तीसरा वाला उनका आ जाए क्रॉस करके, लेकिन प्लस प्लस मतलब, लेकिन सिर्फ 2 पेयर हैं, ये अभी 1 पेयर की है, अभी एक और पेयर को करना है। नहीं बात जी सर, क्या बता रहा हूँ कि माइनस जैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा लेफ्ट हैंडेड प्रूव करें, लेफ्ट हैंडेड के लिए फिर जैसे माइनस जैसे इसका आया ना, फिर सिर्फ एक और भी आपने प्रूव करके चेक करना है। एंड आल्सो देखिए जैसे जैसे E1 को E2 के साथ किया ना, अब E2 को E3 के साथ आगे चेक करना है, तो फिर तीसरा भी अगर टाइम हो तो कर दें, लेकिन 2 को काफी होता है। लेकिन लाजमी बात है ये -E2 आएगा, मतलब लेफ्ट हैंडेड जैसे उसने प्रूव करने को बोला। चेक कर लेते I J K, ठीक है। ये क्या जी 1/2 का रूट -1/2 का रूट 0, ठीक है। ये कितनी है 0 0 1, ठीक है। चेक करें ये आएगा -E2, चेक करते हैं देखें ये बन जाएगा किसको, I के साथ कितना बन जाएगा, I के साथ आएगा -1/2 रूट I, वो बाकी 0 हो जाएगा, ठीक। चले अब आगे क्या है जी प्लस, ठीक माइनस जी होता है ना, माइनस जे में वो आएगा माइनस जे में आएगा ये, और ये -1/2 का रूट, हो गई बात क्लियर? चलो जे वाला को दोबारा चेक कर दो, माइनस जे में ये आएगा, इनको मल्टीप्लाई किया माइनस इनको मल्टीप्लाई, और ये लिखा है E2 और E3 जरें, और आगे क्या जी प्लस के में क्या आएगा जी, प्लस के में 0 0, ठीक है। इधर से देखें माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा माइनस कॉमन लेंगे तो ये -E1 आएगा, क्या आएगा -E1। E2 को E3 के साथ क्रॉस किया तो -E1, क्लियर हो गया? ये बताएं माइनस कॉमन लेंगे ना, माइनस कॉमन लेंगे तो क्योंकि उसके आंसर जो उसकी वैल्यू है वो प्लस में है। बताएं मीटिंग एंड हो जाने वाली है, मीटिंग ने एंड हो जाना, खुद बताएं जल्दी, मीटिंग ऑटो एंड हो जाएगी। पीरियड बताएं सर ने बोला है कि राइट हैंडेड प्रूफ करना है, तो राइट हैंडेड में आप बोल रहे हैं कि प्लस में आना चाहिए। मैंने कहा बोला, मैं बोला हूँ कि अगर प्लस में आए तो राइट हैंड, अगर उसने राइट हैंड प्रूव करने को बोला हो तो नहीं वो तो आपको प्लस वाली बात करी, वो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका E1 का आंसर प्लस में है, वो क्यों बता रहा हूँ जी सर, समझ आ गई? मतलब हमारा आंसर -E1 आया, हमारा आंसर क्या है -E1, मतलब वो माइनस कॉमन लेके मैं आपको वर्किंग शो कराता हूँ। माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ पे आएगा 1/2 I प्लस 1/2 रूट J, मतलब ये क्या है -E1 के इक्वल है। बात हो गई क्लियर? मतलब लेफ्ट हैंड में माइनस में आंसर आते हैं हम वो तीनों के क्रॉस, दोनों को 2 को क्रॉस करके तीसरा, और राइट हैंड में तीनों में प्लस आते हैं जी। हो गया क्लियर? ठीक। बोला था ना इसमें बड़ा टाइम लग जाता है। जैसे अभी देखिए ये दो एक बेसिकली तो एक पार्ट ही है ना, असल में तो एक पार्ट ही, वो पहला तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। और वैसे हमने ये कल भी किया था, मतलब मेरा टारगेट ये था कि जैसे इसको जल्दी जल्दी करके फिर हम आगे करते हैं। इसकी एक मीटिंग और रख लेते हैं, वैसे 42 मिनट्स हो गए तो ये